बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि हम बहुत कूल होकर पूछ सकते हैं एक दूसरे से। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आपको कुछ लगता है कोई सवाल पूछना चाहिए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। और मेरा तो सवाल है ही आपसे, सबसे पहले इसी को लेकर कि शहर की खूबसूरती के लिए अभी तक आपने बहुत सारे काम किए हैं, आगे किस तरीके की प्लानिंग है और अब तक का सफर जो रहा है इस प्रदेश का, उससे कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी जी न्यूज़ की जो हमारी टीम है जो आज यहाँ उपस्थित है और जिन्होंने इस इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, संपादक जी सहित पूरी टीम को बधाई। और मैं आप सभी का यहाँ स्वागत भी करता हूँ। देखिए, देहरादून का जो सौंदर्यीकरण का प्रश्न है वो G20 के पिछले वर्ष 3 प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुए थे और उसके साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इन दोनों कार्यक्रमों में ऋषिकेश और देहरादून जो शहर को खूबसूरत, सर थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, आप माइक थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए ताकि अच्छा, सही तरीके से। तो शहर को खूबसूरत बनाने का काम हम लोगों ने उस समय शुरू किया था जब G20 और GIS के कार्यक्रम यहाँ हुए थे। उसमें जो वॉल पेंटिंग्स है वो हमने की थी, जो दुकानों के और घरों के फसाड हैं उसको इम्प्रूव किया था, उसमें सिमेट्री एक तरह की थी। जो फुटपाथ हैं, साथ ही साथ जो डिवाइडर हैं उनको ग्रीन करने का, और जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ठीक करने का काम किया था। और जो हमने वॉल पेंटिंग्स की उसमें इस बात का ध्यान रखा कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उससे संबंधित विषय हम लोगों ने चुना था, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी समझें कि हमारे लोक वाद्य क्या हैं, लोक परिधान क्या हैं, लोक व्यंजन क्या हैं, वो पूरा हमने उकेरा। और ग्रीन कवरेज बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा, चाहे NCR का हो या पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है गर्मी में, दुकानों के और घरों के फसाड हैं उसको इम्प्रूव किया था, उसमें सिमेट्री एक तरह की थी। जो फुटपाथ हैं, साथ ही साथ जो डिवाइडर हैं उनको ग्रीन करने का, और जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ठीक करने का काम किया था। और जो हमने वॉल पेंटिंग्स की उसमें इस बात का ध्यान रखा कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उससे संबंधित विषय हम लोगों ने चुना था, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी समझें कि हमारे लोक वाद्य क्या हैं, लोक परिधान क्या हैं, लोक व्यंजन क्या हैं, वो पूरा हमने उकेरा। और ग्रीन कवरेज बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा, चाहे NCR का हो या पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है गर्मी में वो काफ़ी बढ़ा। नोएडा का भी आपने, दिल्ली का देखा होगा 50 से ऊपर चला गया, और देहरादून का भी 45 डिग्री के आसपास पिछले वर्ष तापमान गया। तो एक स्वाभाविक सी बात है, जनता की आवाज़ आती है, मांग होती है कि जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। उस एरिया, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया और एक बहुत बड़ा सिटी फॉरेस्ट पार्क हमने सरदारा हेलीपैड के सामने प्राधिकरण के द्वारा बनाया। जो गंगोत्री बिहार सोसाइटी, वहाँ भी एक बड़ा पार्क बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग सोसाइटी में जहाँ पर ग्रीन एरिया था उसको भी पार्क के रूप में हमने विकसित किया। जो डिवाइडर थे उस पर भी प्लांटेशन का काम किया। साथ ही साथ जो 17 मुख्य मार्ग हैं देहरादून के, उस पर भी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम किया। जो कई NGO हैं, कई सोसाइटी हैं, कई इस तरह के जो लोग हैं जो RWA के रूप में काम करते हैं, उसके पदाधिकारी के रूप में, उन्होंने भी हमसे पेड़ की मांग किया था। तो एक बड़े पैमाने पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हम लोगों ने चलाया था। अधिकारी की पहचान उसके कामों से होती है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश आए उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है इसको लेकर? नहीं, देखिए, बिल्कुल, चूँकि G20 के जो कार्यक्रम हुए थे उसमें समय बहुत कम था, तो कम समय में बेहतर था, लेकिन हम लोगों ने दिन रात काम किया और पूरी टीम ने मिल करके काम किया, और बहुत कम समय में हम लोगों ने जो हमें टारगेट दिया गया था उसको प्राप्त किया, उसको अचीव किया था। सर अब शहर की सुंदरता पर ही हम वापस आते हैं। एक तो ये मेरा सवाल कि नेशनल गेम्स भी आने वाले वक्त में होने जा रहे हैं, क्या जैसी सुंदरता हमने G20 के दौरान देखी थी, क्या वैसा ही इस बार भी नेशनल गेम्स के दौरान भी देखने को मिलेगा, ताकि एक इम्प्रेशन पड़ सके उत्तराखंड का? और दूसरा ये कि आम लोगों को सस्ता घर मिल सके, इसको लेकर क्या प्लान्स हैं? नहीं, देखिए, हम कहाँ रहते हैं, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, इसका बड़ा असर पड़ता है हमारे मन पर भी, मस्तिष्क पर भी, और जो हमारी दैनिक दिनचर्या उस पर भी।
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई थी और स्वच्छता के साथ साथ हमारे जो परिवेश है, जो हमारा आसपास का पर्यावरण है, उसको हम कैसे साफ रखें, कैसे बेहतर करें, उस दिशा में भी हम सभी को बतौर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी और बतौर सरकारी विभाग भी ये करना चाहिए। जैसे हमारे जो अभी राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देशित किए हैं। उन्होंने एक बैठक ली थी और सभी को कहा था कि जहाँ भी इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, जहाँ पर जो रोड हैं, जो रूट्स हैं और जो शहर हैं, उसमें साफ़ सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। तो देहरादून में ये काम MDDA को दिया गया है, उस पर हम लोगों ने काम शुरू भी कर दिया है। तो चूँकि G20 और GIS में काफ़ी काम हुआ है, इसको थोड़ा सा जो और बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसको और खूबसूरत बनाएंगे अपने शहर को। दूसरा प्रश्न आपका जो था वो फिल्म नीति से संबंधित था। फिल्म नीति 2024 में यहाँ पर नई संशोधित फिल्म नीति आई है और पुरानी फिल्म नीति में जो जो हमें ज़रूरतें महसूस की गई, साथ ही साथ दूसरे राज्यों की फिल्म नीति का भी हम लोगों ने अध्ययन किया और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय मुंबई में हम लोगों ने कई फिल्म मेकर्स थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थी, उनके सामने उस फिल्म नीति का प्रस्तुतिकरण किया था। उनसे भी सुझाव लिया था और जन सामान्य से भी हम लोगों ने सुझाव लिए थे। तो सारी बातों पर विचार करके एक नई फिल्म नीति, आकर्षक फिल्म नीति हम लोगों ने बनाई ताकि उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग्स को बढ़ावा कैसे मिले। हमारे जो ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग फिल्मों के माध्यम से स्क्रीन पर कैसे ले आएँ। साथ ही साथ लोकल जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको कैसे फिल्म में काम मिले, यहाँ पर सिनेमा हॉल कैसे बढ़े, जो स्थानीय बोली भाषा है, परंपराएं हैं, उसको हम कैसे संरक्षण करें। तो इन सारी बातों को समेटते हुए नई फिल्म नीति हमारी आई और उसका बड़ा अच्छा परिणाम भी रहा। जहाँ तक फीचर फिल्म्स की बात है, लगभग उत्तराखंड में 250 से 200 तक फिल्म शूटिंग लगभग हर साल हो रही है। इस साल काफ़ी फिल्में यहाँ शूट हुई हैं, अभी भी परमिशन हम लोगों ने दिया है। और जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं, पहले 1-2 फिल्में शूट होती थीं, अब तक पिछले 1 सालों में लगभग हम लोगों ने 20 फिल्मों की शूटिंग की परमिशन यहाँ दी है। अभी तक हम देखते थे लोकल लैंग्वेजेस में, अगर हम देखें तो कुमाऊनी, गढ़वाली थी, लेकिन अब जौनसारी मूवी भी आ गई है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, आंचलिक भाषा की जो फिल्में हैं, पहले सब्सिडी उसमें 25 लाख थी, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 2 करोड़ किया। उसके कई कारण थे और कई लक्ष्यों को लेकर के ऐसा किया गया है। कुमाऊनी, गढ़वाली के अलावा जौनसारी फिल्म भी आई है, एक गढ़ कुमाऊं करके आई है, जिसमें दोनों का उसमें मिश्रित जो कल्चर है वो है। तो जो एक तो फिल्मों के माध्यम से जो हमारी भाषाएं वो भी संरक्षित होती हैं और साथ ही साथ जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, वो उसमें दिखाए जाते हैं, तो वो भी उसमें संरक्षित होता है। इसके अलावा जो स्थानीय मेले हैं, त्यौहार हैं या जो परंपराएं हैं, वो भी उसमें फिल्मों के माध्यम से संरक्षित होती हैं। तो जो एक संस्कृति का संरक्षण और जो संवर्धन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक कंपोनेंट है कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है, जो बोली भाषा है, उसको कैसे संरक्षित करें, उसका संवर्धन कैसे करें, वो फिल्मों के माध्यम से उसमें उस लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ अब उत्तराखंड हम देख रहे हैं कि शूटिंग डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है और इसी वजह से बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स से मुलाकात की, अक्षय कुमार हो, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे आए मिलने के लिए। क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है और वो भी अब इच्छा जाहिर कर रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लोग मिलते रहते हैं और कई बार हमारा भी इंटरेक्शन होता है और जो कुछ 4-5 बिंदु हैं जो बड़े कॉमन से हैं कि उत्तराखंड क्यों आते हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं बार बार कि पूरा उत्तराखंड अपने आप में फिल्म सिटी है, कहीं भी आप शूटिंग करिए, पूरा उत्तराखंड की ऐसी सीनिक ब्यूटी है कि पूरा उत्तराखंड फिल्म सिटी है। और जो हमने फिल्म नीति में जो फीचर फिल्म्स बनती हैं हमारी अलग अलग भाषाओं में, जैसा कि मैंने बताया, क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की सब्सिडी हमने 25 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ किया, वैसे उसमें 1 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ किया। दूसरी, जो यहाँ फिल्म शूट होती हैं तो सभी का एक ऑब्जर्वेशन ही रहता है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं,
कि फिल्म शूटिंग के समय वहाँ देखने वालों की भीड़ नहीं होती, तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं, यानी कानून व्यवस्था की कोई ऐसी परेशानी वहाँ नहीं आती। दूसरा, यहाँ जो लोकल कलाकार हैं उनकी हिंदी अच्छी है, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, तो भाषा की भी दिक्कत नहीं आती। तीसरा, उनमें लोकल टैलेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको आकर्षित करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में होटल, मोटल, रिजॉर्ट्स या ट्रांसपोर्टेशन, ऑल वेदर रोड्स या जो हमारा एयर कनेक्टिविटी है, दिल्ली से और देहरादून जौली ग्रांट की कम रोज़ 40 फ्लाइट हैं। ऐसे ही रीजनल कनेक्टिविटी RCS स्कीम के तहत देहरादून से पंतनगर से अलग अलग जिलों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आप वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत तो कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो आने जाने का भी सुविधा है। जो ऑल वेदर रोड बनी है, चाहे कुमाऊं में बनी हो चाहे गढ़वाल में बनी है, वो बड़ी उच्च गुणवत्ता की हैं और बहुत कम समय में दूर दराज क्षेत्रों में भी हम चले जाते हैं। पहले जहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा हम देखते हैं जगह जगह एरियाज में, चाहे वो मसूरी की तरफ शूटिंग करने जाना हो, राजपुर रोड साइड। आज इनफैक्ट हम भी जब एंटर कर रहे थे तो उस दौरान अंदर हमने प्रवेश कर लिया था, लेकिन होटल तक आने में हमें काफी वक्त लग गया। तो एक ट्रैफिक की समस्या कैसे दूर करेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। और जैसे ट्रैफिक फ्लो होता है, या अब ऐसे समझिए कि उत्तराखंड की जनसंख्या 1,25,00,000 है और हर साल यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो 9 से 10 करोड़ है। जितना यहाँ की जनसंख्या है उससे 9 गुना 10 गुना लोग यहाँ हर साल आते हैं, तो वो एक समस्या बना हुआ है। लेकिन पार्किंग जगह जगह और रोड का जो चौड़ीकरण है, जैसे ऑल वेदर रोड है बहुत चौड़ा हुआ है, उसी तरह देहरादून में जहाँ जहाँ पर बाटल नेक है, आड़त बाज़ार का बाटल नेक है, उसको हम लोग MDA से उसको चौड़ा कर रहे हैं और जगह जगह पार्किंग बनाई जा रही हैं। पहाड़ों में भी टनल पार्किंग के साथ साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रही हैं। MDDA के द्वारा भी देहरादून में 2 बड़ी कार पार्किंग हम लोग बना रहे हैं। ऋषिकेश नगर क्षेत्र में भी पार्किंग एक बड़ी समस्या है और नगर निगम के साथ मिलकर वहाँ 1000 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग हम लोग बना रहे हैं और उसका टेंडर कर दिया, शीघ्र शुरू होने वाला काम। वैसे देहरादून में तहसील की जो पुरानी तहसील थी वो ज़मीन हम लोग को मिली है, वहाँ भी 1200 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग हम लोग बना रहे हैं। तो जो गाड़ियाँ हैं एक तो पार्क होंगी, दूसरा ऐसे कॉम्प्लेक्स जिन्होंने मैप में पार्किंग स्वीकृत कराई थी लेकिन दूसरा उपयोग कर रहे थे उसको भी हम लोगों ने ठीक कराया, खाली कराया, ताकि उसका पार्किंग के रूप में उसका उपयोग कर सकें। तो कुछ ऐसे इस तरह के हमारे जो मेजर्स हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं ताकि पार्किंग की और रोड ट्रैफिक की दिक्कत ना हो। अब पहले जो टूरिस्ट आते थे उनके आने में भी पहले के जैसा अब नहीं रह गया। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते थे, लेकिन ये मानते थे कि गर्मी में ही चलना है, लेकिन अब वो 365 दिन का है, पूरे साल का हो गया है। क्रिसमस आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है, तो पूरे साल का टूरिस्ट है। तो लगातार यहाँ डिमांड भी बनी हुई है और ट्रैफिक फ्लो के साथ साथ एक टूरिस्ट का प्रेशर भी बना हुआ है। तो जगह जगह इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं ताकि जो पर्यटक हैं उनको दिक्कत ना हो। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी उत्तराखंड बहुत अब लोगों के लिए पसंद बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए कैसे आप लोग काम कर रहे हैं ताकि ग्रीनरी अवेलेबल रहे, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके? और कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं एक सुकून भरी जिंदगी जिए, तो वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म कह सकते हैं यहाँ के लिए। नहीं, देखिए उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि सुकून नहीं है यहाँ। जैसे मैंने बताया, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और देश के मुझे लग रहा है कि टॉप 5 स्टेट्स में हम लोग होंगे, पहला भी होंगे। तो उस तरह का यहाँ नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोग शांति प्रिय हैं, व्यवहार के बहुत अच्छे हैं और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जो इन्वेस्टमेंट का आपने बात किया, अभी पिछले वर्ष जैसा मैंने बताया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि निवेश को बढ़ाने के लिए जो हमारी नीतियां उनको बदला जाए। तो आप समझिए कि 33 से ज़्यादा नई नीतियां बनाई गई, उसमें एक हमारी फिल्म नीति भी है, वैसे पर्यटन नीति है, MSME सेक्टर की है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी है, सोलर पॉलिसी है। तो ऐसी 33 से ज़्यादा नीतियां बदली गई और उसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जो हमारी सोलर पॉलिसी है वो इतनी अच्छी है कि उसमें बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं। प्रधानमंत्री सौर घर योजना, उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरे देश में हम लोग पहले स्थान पर हैं। उसमें भी 70% की सब्सिडी है। जो टूरिज्म पॉलिसी है उसमें कुछ सेक्टर्स में 50% की, कुछ सेक्टर्स में 100% की सब्सिडी है। तो इस तरह की जो नीतियाँ बनाई गई
जिन्होंने निवेश को अपनी ओर आकर्षित किया, तो उसका परिणाम ये रहा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसमें लक्ष्य से ज़्यादा 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हुए और लगभग 80,000 करोड़ तक की ग्राउंडिंग उसमें हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच रही उसका लाभ निवेश के रूप में देखने को मिल रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम्स को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है और क्या क्या स्कीम्स जो हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, अभी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक नई आवास नीति अनुमोदित की गई है। वो बहुत, जैसे मैंने है, वो भी काफ़ी निवेश को आकर्षित करने वाली है। और प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण, वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी योजना है। और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है उनके लिए वो है। और एमडीडीए के द्वारा ऐसे ही डब्ल्यूएस के लगभग 150 लोगों को हमने अभी पोजीशन दिया है। ईडब्ल्यूएस के 2 प्रोजेक्ट और हमारे पाइपलाइन में हैं। साथ ही साथ आमजन के लिए जो ईडब्ल्यूएस है उस तरह के कैटेगरी में नहीं है, एचआईजी, एलआईजी और एमआईजी के, हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और उसका आजकल हमारी बुकिंग भी चल रही है। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। एक आईएसबीटी हाउसिंग स्कीम है हमारी और एक आलयम में हाउसिंग स्कीम हमारी है, 3 BHK है। दोनों का बहुत अच्छा रिस्पांस है और एक बहुत सामान्य दर पर, मतलब आप ये समझिए कि 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट हम 75 लाख रुपए में दे रहे हैं। तो काफ़ी एक जन सामान्य की पहुंच में भी है और उनके जो सपने का घर हम कहें, उन सपनों को पूरा करने में हर तरीके से उसकी गुणवत्ता पर हमने ध्यान रखा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है और तय समय सीमा के भीतर कंप्लीट करके हम उनको दे देंगे। एक सर पर्सनल सवाल है मेरा, जैसे यूपी में नई फिल्म सिटी बन रही है, तो आपको भी लगता है कि उत्तराखंड में भी ऐसे फिल्म सिटी पर काम होना चाहिए ताकि जो लोकल कलाकार हैं उन्हें यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल सके और जो लोग मुंबई जाने की सोचते हैं कि वहीं पर जाकर हम एक्टिंग कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, तो वो नाम उन्हें यहीं क्यों ना मिल जाए? देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पूरा उत्तराखंड अपने आप में फिल्म सिटी है। यहाँ पे किसी लोकेशन पे चले जाइए, जैसा मैंने पहले भी बताया, जो नई फिल्म नीति है उसमें हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि जैसे फिल्म की शूटिंग्स नैनीताल, भीमताल, भवाली, मसूरी यहीं होती थी, ऐसे शूटिंग लोकेशन जहाँ पे पहले शूट नहीं हुआ है, अगर कोई जाकर के वहाँ शूटिंग करता है तो उसको अलग से हम 5% की सब्सिडी देंगे। अगर जहाँ वो शूटिंग कर रहा है, एक इस तरह की घटना या जो भी कहीं हुई थी कि एक नाम नहीं लूँगा, बड़ी फेमस फिल्म यहाँ शूट हुई थी उत्तराखंड में, और जब वो फिल्म रिलीज हुई तो ये पता चला कि उन्होंने सारा हिमाचल का दिखा दिया, तो प्रमोशन नहीं मिला हमारे स्टेट को। तो वो सबक लेते हुए हम लोगों ने नई फिल्म नीति में व्यवस्था की कि अगर कोई फिल्म शूट करता है और अपने स्क्रीन पर दिखाता है कि हमने लैंसडाउन में शूट किया है या ग्वालदम में शूट किया है, तो उसके लिए अलग से सब्सिडी देंगे। ऐसे ही कोई हमारे स्थानीय कलाकारों को अपनी फिल्म में जगह देता है तो उसके लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया है। तो जो इस तरह की परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। लोग मसूरी से आगे जाके शूट कर रहे हैं। अभी लैंसडाउन में अनुपम खेर जी ने लगभग 40 दिन तक शूट किया। तो ऐसे जगह जहाँ पहले शूटिंग नहीं होती, एक तो अब जाना शुरू कर दिया, दूसरा कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम स्क्रीन पर उस जगह को दिखाएंगे भी कि ये ग्वालदम है, मसूरी है या मुनस्यारी है। तो उसके कई जो परिणाम या लाभ है वो प्रदेश को प्राप्त होंगे, पर्यटन के दृष्टि से भी और फिल्म शूटिंग की दृष्टि से भी। सर, आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में सिंगल विंडो सिस्टम जो आया है उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है, करप्शन पर रोक लगी है? अभी तक जो लोगों को समस्याएं होती थी उनकी समस्याओं को हम दूर कर पाए, क्योंकि एमडीडी में भी हम देखते थे कि जब नक्शा पास करवाने के लिए लोग जाते थे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो वो कमी अब हटी है? नहीं, देखिए, सिंगल विंडो क्या, जो नक्शा पास करने का हमारा एक सॉफ्टवेयर है और जो सिंगल यूनिट के मैप होते हैं, चूँकि हर व्यक्ति अपना मैप बना नहीं सकता, तो उसमें कुछ हम लोगों ने करीब 200 के करीब प्री अप्रूव्ड मैप डाले हैं पहले से ही कि सिंगल यूनिट के 200 तरह के घर हो सकते हैं। उसमें से कोई सेलेक्ट कर ले कि उसको कैसा घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद सेलेक्ट करके अपलोड कर सकता है। दूसरा, चूँकि ऑनलाइन है तो फाइल का मूवमेंट पता रहता है कि किसके पास है, कब कितने दिन रुकी है, तो उसको हम लोग भी देखते रहते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो उसका जो मैप अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत तेज हुआ है। सिंगल यूनिट का हम लोग 1 हफ्ते में कर देते हैं और जो कमर्शियल है वो सारी फॉर्मेलिटी एनओसी वगैरह लेकर के 1 महीने का उसका टाइम है, लेकिन हम लोग विद इन टाइम उसको अप्रूव करके दे देते हैं। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि 24 साल तक का सफ़र भी आपने देखा है, वो कौन कौन सी योजनाएं आपको बेस्ट लगती हैं जिसका फ़ायदा आम जनता को मिला है?
नहीं, देखिए, जैसे मैंने बताया, एक तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छी है। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना पर्यटन की है, वो बहुत अच्छी है। जो प्रधानमंत्री सौर घर योजना है वो बहुत अच्छी है। उसमें मैं वैसे बता दूं सबकी जानकारी के लिए कि अगर कोई अपने घर पर प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है तो उसकी कास्टिंग लगभग 2 लाख रुपए आती है। उसमें 70% की सब्सिडी है, तो 1,40,000 रुपये उसको वापस मिल जाते हैं। केवल 60,000 रुपये उसके अपने लगते हैं। जो बिजली का उसमें प्रोडक्शन होता है वो यूपीसीएल से पावर परचेज एग्रीमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का लगाया और 800 यूनिट बिजली पैदा हो रही है और आप उसमें कंजम्पशन जो है आपका घरेलू बिजली के रूप में अगर 400 यूनिट है तो 400 यूनिट की बिजली का बिल आपका फ्री हो जाएगा, आपको बिजली का बिल नहीं देना है। जो 300 या 400 यूनिट बचती है वो यूपीसीएल उसका आपको पेमेंट कर देगा 3 रुपये 60 पैसे पर यूनिट के रेट से। तो एक तो जहाँ बिजली का बिल बचा पाते हैं वहीं आपकी अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनता है। तो ये स्कीम भी बहुत लोकप्रिय है और काफ़ी इसका लोग फ़ायदा ले रहे हैं। पर्यटन नीति है, एमएसएमई पॉलिसी है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी है, ये कई नीतियाँ हैं जिनका बहुत अच्छी है। और जाते जाते 2 सवाल मेरे और हैं। एक तो ये कि न्यू ईयर क्योंकि नज़दीक है और क्रिसमस नज़दीक है, तो क्या, क्योंकि हाउसिंग स्कीम्स जो हैं बहुत सारे कुछ ऑफर्स लेकर भी आती है, तो क्या अब ईयर एंड में क्या कुछ ऐसे ऑफर्स भी आने वाले हैं? और दूसरा, कैसे आप प्रमोशन देने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं और जब लोग घर खरीदें तो किन बातों का ध्यान रखें? नहीं, देखिए, मैं तो आपके मंच के माध्यम से कहूँगा हमें प्रमोशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो अपने आप में प्रमोट करता है कि आओ और देहरादून में घर खरीदो। तो वो ऐसे ही उसकी बहुत डिमांड है। लेकिन अगर कोई महिला है और हमारे यहाँ बुकिंग करा के एक मुश्त कोई पेमेंट करता है तो फ्लैट 3% की सब्सिडी हम उसमें दे रहे हैं। तो लोग काफ़ी अट्रैक्टिव आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंशिता तिवारी जी हमारे साथ इस पैनल में शामिल होने के लिए। और यहीं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये पैनल हम आगे बढ़ाएंगे, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।